हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी या प्रीवियस हमारी सीरीज़ थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू पैरासाइटोलॉजी। उसके बारे में हमने पढ़ा पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं और इसके अलावा पैरासाइट एक होस्ट बॉडी के अंदर कैसे एंटर करते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स पैरासाइट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन। शुगर केन के ऊपर जो लगने वाले पेस्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे कि 5 टाइप के पेस्ट आते हैं और इनके अंदर से हमें सिर्फ लाइफ साइकिल एक ही पेस्ट है उसकी करनी होती है, जो फर्स्ट है। और इसके अलावा जो साइंटिफिक नेम है सभी पेस्ट के हमें याद रखने होते हैं। मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ से याद करने वाला है और कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ से हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले कुछ एक टर्म्स आती हैं जो 1 या 2 नंबर के अंदर पूछ ली जाती हैं पैरासाइट के बारे में, तो इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि इंसेक्ट हम ह्यूमन लाइफ के अंदर एक इंटीग्रल पार्ट रहा है ह्यूमन लाइफ का, जो हमेशा ह्यूमन लाइफ को या तो बेनिफिशियल रहा है या फिर हार्मफुल रहा है। इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि बेनिफिशियल कैसे रहा है, मतलब बेनिफिट कैसे देता है इंसेक्ट। अब इंसेक्ट बेनिफिट होगा ह्यूमन बीइंग के लिए, जैसे कि इंसेक्ट कोज बेनिफिट बाय प्रोवाइडिंग हनी। इंसेक्ट से हमें हनी मिलता है, लैक मिलता है, सिल्क, डाई एंड ऑल्सो हेल्प, जो सबसे मेन प्रोसेस है, ऑल्सो हेल्प इन पोलिनेशन। पोलिनेशन के अंदर भी हेल्प करता है। अगर सोचो पोलिनेशन ही ना हो तो हमें डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स ही नहीं मिलेंगे, आगे पेड़ पौधे नहीं होंगे, सीड्स नहीं बनेगा, लाइफ ही नहीं होगी अर्थ के ऊपर प्लांट्स की। तो सबसे अहम रोल है इंसेक्ट का कहीं ना कहीं पोलिनेशन के अंदर, जो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा हार्मफुल इफेक्ट की अगर हम बात करें, जो हार्मफुल इफेक्ट हैं इंसेक्ट के, इंसेक्ट कोज डैमेज्ड बाय डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं इंसेक्ट, पूरी की पूरी क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर कीड़ा लग जाता है या प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं, ट्री को, या फिर हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी इनका बैड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि दीमक है, लकड़ियों को ख़राब कर देती है, वो भी एक इंसेक्ट है। इसके अलावा एंड अटैकिंग स्टोर्ड ग्रेन एंड फूड आइटम एट्सेट्रा, इनके बारे में तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंसेक्ट स्टोर्ड ग्रेन के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, फूड आइटम्स के ऊपर भी अटैक करते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट के ऊपर रहकर द इंसेक्ट कोजिंग डैमेज टू ईल्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड इंसेक्ट पेस्ट या पैरासाइट बोल सकते हैं। इंसेक्ट पेस्ट क्या करते हैं, किसी एक प्लांट के ऊपर या ईल्ड के ऊपर रह के उस क्रॉप की क्वालिटी को डैमेज करते रहते हैं, और उस टाइप के इंसेक्ट को हम बोलते हैं इंसेक्ट पेस्ट। मतलब वो पेस्ट बन जाता है उस क्रॉप के लिए। और पेस्ट के 3 टाइप बताए गए हैं यहाँ पे। पहला होता है मोनोफेगस, दूसरे टाइप का आता है ओलिगोफेगस, और थर्ड टाइप का आता है हमारा पॉलीफेगस। सबसे पहला अगर हम डिस्कस करें मोनोफेगस, दूसरा ओलिगोफेगस और थर्ड पॉलीफेगस। जैसा कि नाम से मोनो मतलब एक, फेगस मतलब उसको खाने वाला, जो इंसेक्ट फीड करता है सिंगल स्पीसीज ऑफ प्लांट के ऊपर, उसको हम मोनोफेगस टाइप इंसेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा ओलिगोफेगस, जो इंसेक्ट पेस्ट, ऐसा इंसेक्ट पेस्ट जो फीड करता है वन फैमिली। सबसे पहले ऊपर देखो सिंगल स्पीसीज बोला गया था और यहाँ पे देखो वन फैमिली, मतलब पूरी की पूरी फैमिली। जैसे एग्जांपल कैबेज, बटरफ्लाई, पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर इंसेक्ट पेस्ट का काम करती है। इसके अलावा पॉलीफेगस मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर, स्पीसीज के ऊपर, या हम बोल दें किंगडम के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर जो ग्रो करता है या फीड करता है। इफ फीड ऑन वेरी लार्ज नंबर ऑफ कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड प्लांट, जो कल्टिवेटेड प्लांट हैं या फिर वाइल्ड प्लांट हैं उनके ऊपर ग्रो करने वाले इंसेक्ट पेस्ट को हम पॉलीफेगस बोलते हैं।
जो एक ही टाइप के प्लांट स्पीसीज के ऊपर ग्रो करता है उसको हम मोनोफेगस बोलते हैं। जो एक ही फैमिली के ऊपर ग्रो करता है उसको हम ओलिगोफेगस बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये तीनों टाइप के इंसेक्ट पेस्ट की जो डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। अगर ये अच्छे से समझ आई है तो इसके आगे हम चलते हैं अब शुगर केन पेस्ट पर। जो हमारा फर्स्ट पेस्ट है शुगर केन पेस्ट, पायरिला पर्पुसिला जिसका नाम है, उसके बारे में हम डिस्कस। शुगर केन पेस्ट है, इसकी हम सिस्टमेटिक पोजीशन है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर आता है ये। फाइलम इसका होगा आर्थ्रोपोडा। सुपर क्लास अगर बात करें सुपर क्लास की, हेक्सापोडा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास मैंडिबुलेटा। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर हेमीपेट्रा, फैमिली फल्गोरिडाई या लफोफोडाई भी बोल देते हैं इसको, और जीनस है पायरिला, स्पीसीज पर्पुसिला। इसके अलावा अगर शुगर केन का साइंटिफिक नेम हम देखें तो इसको सैक्रम ऑफिसिनेरम बोलते हैं। शुगर केन लीफ होपर है, मेनली किस कलर का होता है, इसकी जो जर्नल अपीयरेंस है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। स्ट्रो कलर का होता है, 8 से 10 mm का लॉन्ग टाइप का इंसेक्ट पेस्ट है, और मेनली जो इसका होस्ट प्लांट है वो शुगर केन ही है। अब इसकी जो जर्नल अपीयरेंस है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को। पायरिला कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में पाया जाता है लगभग, और जो मेनली कुछ एक स्टेट हैं इंडिया के जैसे कि शुगर केन को खराब करता है यूपी के अंदर, एमपी में एंड महाराष्ट्र में, और जहाँ पर इन जगहों पर इसको एक नाम दिया जाता है कॉमनली अल और घोरा। ठीक है, अल और घोरा नाम से इसको यहाँ पे जाना जाता है। इसके अलावा इसकी जर्नल अपीयरेंस देखने को मिलती है, ये स्ट्रो कलर का है, येलोविश कलर में मिलता है, और इसके 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं जो फोल्डिंग रहती है, रूप शेप्ड ऑन डोर्सल साइड। डोर्सल साइड में फोल्डिंग रहती है, रूप शेप्ड होते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग इसके अंदर मिलते हैं। इसकी जो लेंथ है 8 से 10 सेंटीमीटर mm की मिलती है, 8 से 10 mm। इसके अलावा इसके पास एंटीरियरली इलोंगेटेड हेड होता है जो कि बियर करता है एक प्रोमिनेंट रेड आई को, जो इसकी आंखें हैं वो रेड कलर की होती हैं। इसके अलावा इसके पास एक पेयर ऑफ वाइटिश ब्राउन अनल प्रोसेसर होते हैं जो कवर्ड करते हैं विद वाइट वैक्स जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके पास एक वाइट वैक्स प्रेजेंट होता है, उस वैक्स का क्या काम होगा अभी आगे नेक्स्ट में बता दूंगा मैं आपको। जैसे कि फूड है, इसके जो फूड प्लांट है मेनली तो शुगर केन ही रहेगा फूड प्लांट के रूप में, बट इट ऑल्सो अटैक वीट के ऊपर भी अटैक कर सकता है, मेज़ के ऊपर भी, ओट के ऊपर भी, या एक बाजरा है इसके ऊपर भी, और सोरगम पर भी अटैक करता है। तो इसकी अटैक इसके अलावा भी ये किसी और होस्ट प्लांट के ऊपर ग्रो कर सकता है। इससे आगे इसकी हैबिटेट है, जैसे कि द अडल्ट और निम्फ। अगर हम अडल्ट और निम्फ की बात करें तो ये रहते हैं लीव्स के ऊपर, और उन लीव्स की सेल से सेल शेप को सक करते हैं, मतलब उनको सेल्स के शेप को सक करते रहते हैं। और इसके अलावा दी ब्रीडिंग इज परफॉर्म्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये ब्रीडिंग करते हैं, अप्रैल मई में और नवंबर दिसंबर तक इनकी ब्रीडिंग चलती रहती है। थ्रू आउट द ईयर द एग लेइंग इज मेनली डन इन अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इनकी ब्रीडिंग है वो चलती ही रहेगी। अब इसके आगे देखो, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होती है 3 स्टेजेस के अंदर। लाइफ साइकिल में सबसे पहले एग, निम्फ एंड अडल्ट। ठीक है, अब इसके अंदर से हमें ये भी डिस्कस करना है कि कौन सी स्टेज एग, निम्फ और अडल्ट में से कौन सी स्टेज मोर हार्मफुल होती है टू शुगर केन प्लांट। शुगर केन प्लांट के लिए कौन सी स्टेज हार्मफुल रहेगी, पायरिला की। अब इसके अंदर देखो, दिस इंसेक्ट ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये ब्रीड करता है। सबसे पहले अगर हम एग की बात करें तो ये एग जो फीमेल होपर है
वो एग ले करेगी इन दी फॉर्म ऑफ क्लस्टर, क्लस्टर की फॉर्म के अंदर। और एक क्लस्टर के अंदर लगभग 300 से 500 एग हो सकते हैं। वन क्लस्टर कैरी 300 to 500 एग ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ के लोअर सरफेस के ऊपर ये एग देगी, या तो समर में या फिर विंटर सीजन में, दोनों ही सीजन में। जैसा कि प्रीवियस लाइन के अंदर हमने बताया कि जो पायरिला है ये पूरे के पूरे ईयर ब्रीड करने वाला पेस्ट है। अब इसके अलावा जो कलर एंड साइज ऑफ एग, जो एग क्लस्टर के अंदर दिए गए हैं एक फीमेल के द्वारा, उनका जो कलर है, उनका जो साइज है वो कैसा रहेगा। द एग्स आर ओवल शेप, देख लो ओवल शेप की रहेगी, शाइनिंग होंगे, चमकीले होंगे, वाइट होंगे या फिर ग्रीन कलर के होंगे। इसके अलावा इनके जो कवरिंग होगी एग के ऊपर वाइट और फिलामेंटस कवरिंग होगी मटेरियल की, और वो मटेरियल कौन सिक्रेट करेगा फीमेल के अंदर। हमने इससे पहले बात की थी जब हम इसकी जर्नल अपीयरेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि स्ट्रो कलर का होता है, इसके अंदर अनल प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं मेनली इन फीमेल। अब उन अनल प्रोसेसेस का काम क्या है, वो एग के ऊपर कवर करेगा एक वाइट फिलामेंटस लेयर बाय द फीमेल, जो अनल प्रोसेस से सीक्रेट होते हैं फीमेल के। अब निम्फ स्टेज आ जाती है एग के बाद, और निम्फ स्टेज कब आती है एग के बाद, लगभग निम्फ स्टेज आने के अंदर 7 to 22 डेज लगते हैं। अब निम्फ स्टेज, एग हैच्ड इनटू निम्फ इन 7 to 22 डेज आफ्टर एग लेइंग इन समर एंड इन विंटर में बी डिलेड। अब विंटर के अंदर ये डिले हो सकता है, क्योंकि विंटर के अंदर डेज होते हैं वो स्मॉल होते हैं और नाइट होती है वो लॉन्ग होती है, इसके कारण थोड़ा बहुत कुछ असर जो देखा जा सकता है इसके ऊपर। बट ड्यूरिंग समर ये 7 to 22 डेज रहेगी, बट विंटर के दौरान ये मे बी डिलेड हो सकती है। नेक्स्ट में अगर हम अडल्ट की बात करें, जो निम्फ है, जैसे कि फ्रेशली जब निम्फ बाहर आता है, हैच्ड निम्फ आर क्रीम इन कलर, सबसे पहले वो क्रीम कलर का होता है और सून टर्न इनटू पेल ब्राउन कलर, धीरे धीरे पेल ब्राउन कलर का हो जाता है। और फिर इसके बाद एंड हैव अ पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक अनल फिलामेंट्स, अनल फिलामेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो लॉन्ग होते हैं। निम्फ सक सेल सेप ऑफ लीव्स, मतलब यहाँ से हम ये गेट कर पा रहे हैं कि जो निम्फ स्टेज है वो प्लांट्स को नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देती है। अब इसके बाद देखो, निम्फ चेंज इनटू अडल्ट अबाउट 6 to 8 वीक, अडल्ट के अंदर चेंज होने में इसको 6 से 8 वीक लग जाते हैं समर के अंदर, और 4 मंथ लग जाते हैं लगभग विंटर में, आफ्टर अंडरगोइंग 5 मोल्ट्स। और इसके दौरान ये 5 मोल्टिंग मतलब 5 मोल्टिंग करता है, और उसके बाद ये अडल्ट स्टेज के अंदर एंटर हो जाता है। और जैसे ही अडल्ट स्टेज के अंदर आकर पहुंचता है, अब अडल्ट स्टेज कहती है कि 8 से 10 mm लॉन्ग होता है, स्ट्रो कलर का होता है, और लाइफ स्पान इसका अगर देखें 5 से 8 वीक का होता है। मेल और फीमेल की अगर हम अलग अलग बात करें तो मेल के अंदर 5 से 7 वीक और फीमेल के अंदर 5 से 8 वीक का होता है। इसके अलावा इसकी जो इंटायर लाइफ साइकिल है लगभग 40 to 60 डेज की मानी जाती है, और नॉर्मली 4 जनरेशन एक ईयर के अंदर इसकी रिकॉर्ड कर ली जाती है। 1 ईयर के अंदर 4 जनरेशन इसकी रिकॉर्ड की जा सकती है। एक एग टू अडल्ट की बात करें, लाइफ साइकिल इसकी 40 डेज के या 60 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाती है लाइफ साइकिल, और इसके अलावा 4 जनरेशन इसकी हमें रिकॉर्ड करने को मिलती है इन अ ईयर। अब जो इसके डैमेज हैं, ये किस तरीके से प्लांट्स को डैमेज करता है, कौन से प्लांट को, मेनली शुगर केन, क्योंकि ये शुगर केन पेस्ट है तो उसके ऊपर ही रहेगा, और उसको किस तरीके से डैमेज करेगा, तो डैमेज कोज बाय पायरिला, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। पायरिला शुगर केन क्रॉप के अंदर क्या क्या डैमेज करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी जो डैमेजिंग स्टेज है वो कौन कौन सी है, निम्फ एंड अडल्ट दोनों ही डैमेज करने का काम करते हैं क्रॉप्स को।
तो डैमेज बाय सकिंग सेल सैप जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं शुगर कैन लीव्स के अंदर, मेनली लीव्स को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा जब ये लीफ के सेल सैप को शक करेगा तो इसके दौरान क्या होगा, लीफ हैं वो टर्न कर जाएंगे पेल कलर के, और जो इंसेक्ट है जो लीफ के ऊपर रहेगा सीक्रेट करेगा एक स्वीट जूस जो स्टिकी एंड ट्रांसपेरेंट होगा, उसको हम हनी ड्यू बोलते हैं, हनी ड्यू। और जो हनी ड्यू है जब ये लीव्स के ऊपर सीक्रेट कर दिया जाएगा पेस्ट के थ्रू, ये अट्रैक्ट करेगा हार्मफुल फंगस को, और जो फंगस है इनके ऊपर आके अट्रैक्ट होगी एंड देन एक ब्लैक कलर की शूटी लेयर बना लेगी और लीफ को पूरा का पूरा कवर कर लेती है। सो एज अ रिजल्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिटार्टेड, जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो रिटार्टेड कम हो जाएगा। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्लांट इज क्रॉप गेट अफेक्टेड। लगभग इंडिया के अंदर 35% क्रॉप अफेक्ट होती है और लॉस होता है यील्ड का एवरी ईयर। और जो केन जूस है हाई ग्लूकोज लेवल उसके अंदर हो जाता है, तो जैगरी का फॉर्म होना तो पॉसिबल ही नहीं है, जैगरी नहीं फॉर्म होगी ऐसे जूस से। इन हैवी अटैक में इवन कैन ड्राई अप हो जाएगा या फिर डाई हो जाएगा, दो कारण हो सकते हैं। ज़्यादा हैवी अटैक है या तो ड्राई अप हो जाएगा या फिर डाई होगा। अब ये डैमेज तो कॉज कर रहा है निम्फ या अडल्ट पायरिल्ला का, सो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसको कंट्रोल करने के कुछ एक मेथड्स हैं, जैसे कि कलेक्शन करना है एग का सबसे पहले जहाँ पे दिख जाए, और उनको डिस्ट्रॉय करना है या बर्निंग करना है या उनके ऊपर स्प्रे कर देनी है फिनाइल वाटर की। इसके अलावा रेटून क्रॉप शुड बी अवॉइडेड। रेटून क्रॉप क्या होता है, रेटून क्रॉप वो क्रॉप है जो प्रीवियस ईयर के जो फील्ड वेस्ट है या रिमेन ऑफ शुगर केन है उससे ग्रो हुई है, ठीक है। प्रीवियस ईयर रिमेन से जो क्रॉप ग्रो होती है उसको हम रेटून क्रॉप बोलते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा दी रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ शुगर कैन शुड बी सोन, ऐसी वैरायटी जो उस इंसेक्ट को रेजिस्टेंस करे उस वैरायटी को ही ग्रो करना चाहिए। द अदर ग्रेनिसेशियस क्रॉप्स शुड नॉट बी इन विसिनिटी, मतलब जो ग्रेन वाली क्रॉप्स हैं उसके आसपास नहीं ग्रो करनी चाहिए, ताकि इसका जो दूसरा होस्ट है वो ग्रेन वाली क्रॉप से होती हैं, उन प्लांट को भी सेकेंडरी होस्ट बनने से बचाना चाहिए। इसके अलावा द इन्फेस्टेड क्रॉप शुड बी डस्टेड विद 5 to 10% BHC डस्ट, जो जिस क्रॉप के अंदर इस पेस्ट का अटैक हुआ है उसके अंदर 5 से 10% BHC डस्ट डालनी चाहिए। अब स्प्रेइंग करनी चाहिए इसके अलावा 0.25% एंडोसल्फान की या फिर 0.025% फर्मीट्रोथियोन की स्प्रेइंग होनी चाहिए, या फिर इसके अलावा स्प्रेइंग होनी चाहिए 0.01% एंड्रीन की एट द रेट ऑफ 500 लीटर पर एकड़ कैन कंट्रोल पायरिल्ला को कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा ड्यूरिंग मानसून सीजन डस्टिंग फील्ड विद HCH, मानसून सीजन के दौरान जो फील्ड को HCH से डस्ट करना चाहिए और 20 से 30 kg पर हेक्टेयर डालनी चाहिए। एंड मिथाइल पैराथियोन भी ये काम कर सकती है, अगर 2% के रेट के ऊपर डाला जाए 12.5 kg पर हेक्टेयर विद अ रोटरी डस्टर कैन बी हेल्पफुल। रोटरी डस्टर से डाली जाए तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट दिखाती है। अब एंड के अंदर डायग्रामेटिकली मैं आपको बता देता हूँ इसकी लाइफ साइकिल में हमने क्या क्या पढ़ा है। लाइफ साइकिल में जो पायरिल्ला की लाइफ साइकिल है इसके अंदर देखो ये 3 स्टेज की लाइफ साइकिल है। इसमें सबसे पहले एग लेइंग के बाद जैसे ही निम्फ बनता है, निम्फ के बाद अडल्ट और अडल्ट एग देता है। अब इसके अंदर सबसे पहली स्टेज है इसकी एग, दूसरी स्टेज अगर हम देखें निम्फ के बाद थर्ड आता है अडल्ट, ये इसकी थर्ड स्टेज। अब इसके अंदर देखो जब ये एग देता है तो क्लस्टर के अंदर देता है और क्लस्टर के अंदर लगभग एग होते हैं इसके 300 to 500 एग, 300 से 500 एग। और एग लेइंग का सीजन जो है अप्रैल मई टू अक्टूबर नवंबर, पूरे साल में अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर पूरे साल के अंदर ये एग लेइंग करता है। लगभग 7 से 22 डेज में 7 से 22 डेज में
ऐसा होता है कि धीरे धीरे निम्फ स्टेज की तरफ चला जाता है। 7 से 22 डेज के अंदर ये निम्फ स्टेज के अंदर आ जाता है। और निम्फ की जो आईज होती हैं या पहले जो इसका कलर होता है थोड़ा सा ग्रीनिश कलर होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये डार्क कलर में चेंज होना स्टार्ट कर देता है। फिर जो इसकी आईज है धीरे धीरे रेड कलर में चेंज होती जाती हैं और इसके पास 2 अनल प्रोसेसेस होते हैं। और जो ये स्टेज है ये डैमेजिंग स्टेज भी बोला जाता है। इसको मैं अगर लिख दूं डैमेजिंग स्टेज तो ये रॉन्ग नहीं होगा। डैमेजिंग स्टेज क्यों है? क्योंकि ये लीफ से सेल शेप को शक करना स्टार्ट कर देती है। सेल शेप को शक करना स्टार्ट करेगा और इसके अलावा ये फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा। फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती जाएगी, मोल्टिंग होती जाएगी इसके अंदर। और 4 to 6 वीक या फिर 40 डेज या 4 मंथ इन विंटर, विंटर के अंदर 4 मंथ इन विंटर, विंटर में 4 मंथ के बाद ये अडल्ट स्टेज के अंदर आ जाएगा और इसके अंदर 5 मोल्टिंग होगी, 5 मोल्ड्स इसके अंदर होंगे। अडल्ट स्टेज के अंदर ये एंटर कर जाएगा। और अडल्ट फिर दोबारा से बता देता हूँ कैसा होता है। स्ट्रो कलर का होता है, लॉन्ग होता है, थिन होता है, जिसकी जो आईज हैं वो रेड कलर की होती हैं। और ये भी डैमेजिंग स्टेज है, डैमेजिंग स्टेज है। ये डैमेजिंग स्टेज क्या करती है? सेल शेप को सक करने का काम करती है और फिर वही एग लेइंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अडल्ट से अडल्ट फीमेल एग लेइंग करती है लीफ के ऊपर। इसके अंदर अनल प्रोसेसेस से ये एक कवर कर देता है एग के ऊपर, एक शाइनी लेयर होती है। इसके अलावा ये एक हनी ड्यू जो ट्रांसपेरेंट थिक एंड स्वीट स्टिकी जूस है उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो लीफ के ऊपर चिपक जाता है और फंगस को इनवाइट करता है। और फंगस इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की शूटी लेयर बना लेती हैं, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस रिटार्टेड हो जाता है प्लांट के अंदर। अब देखो इसमें क्या है, इसके अंदर हमने देखा इसकी जो लाइफ साइकिल है लगभग 40 से 60 डेज की रहेगी। और इसका जो लाइफ स्पान है वो कितना रहेगा? 5 to 8 वीक रहेगा। इसके अलावा एनुअल में इसकी जो कितनी जनरेशन आ सकती हैं, तो लगभग 4 जनरेशन, 4 बार लाइफ साइकिल है वो इन्वॉल्व हो सकती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पायरिला प्रपोसिला की लाइफ साइकिल के बारे में। वीडियो कैसी लगी ये एंड में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।